हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एज एवरी डे। सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके 6 से 7 वाले सेशन में, शगुन मैम के साथ केमिस्ट्री सेशन में। होप यू ऑल आर रेडी। हाँ जी, अच्छे से प्रैक्टिस चल रही है। सारे टीचर्स जो क्लास ले रहे हैं उनके नोट्स बनते चल रहे हैं। कॉपी पे चीज़ें नोट करते चलोगे तो एक पल को रिवीजन करने के लिए, क्विक रिवीजन करने में हेल्प मिल जाएगी, है ना। फटाफट लिंक को शेयर कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे क्लास में जुड़ चुके हैं, सबका भाई बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम यू ऑल। स्वीटी पांडे, जतिंदर मुखिया मैम प्लीज। पीरियोडिक टेबल की बड़ी डिमांड आ रही है इस चैप्टर के बाद। पीरियोडिक टेबल प्रॉमिस, आज के क्लास के बाद मतलब जो कल की क्लास लगेगी उसमें हम आपका पीरियोडिक टेबल ले लेंगे, ठीक है। ओके जतिंदर दी, चलो। अनीश शाह, गुड इवनिंग, वेरी गुड। एग्जाम फाइटर अभिषेक साहनी, वेरी गुड। अनुज कुमार, शिवांश, क्रिएटिव स्टूडियो सुरेश, राहुल गंगवार, वेरी गुड। आरुषि यादव, पूर्णिमा राठौर, अर्शदीप, वेरी गुड। अज्जू, उत्कर्ष, भूपेंद्र, विकास, लवकुश, सुक्षा विश्नोई। मैम ये कैसी जुदाई है? अच्छा जी, कैसी जुदाई है? खाली संडे की तो जुदाई थी। ओके। हिमांशु, स्प्रिंदर, वेरी गुड। साहिब अली, वेरी गुड। विवेक राजपूत, सारांश, तेजपाल, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। इनोसेंट जाट, अनिल, जितेंद्र, सोमित, पूनम, अवनी, जलालुद्दीन अंसारी, वेरी गुड। उत्कर्ष शर्मा, भाई सबका बहुत बहुत स्वागत है। उत्कर्ष गुप्ता कह रहे हैं मैम इसकी पहले जो बैच में पढ़ा रही थी अब नहीं होगी वो क्या क्लास? अच्छा उत्कर्ष, आपने शायद नोटिस नहीं किया, इसके ऊपर ये जो क्लास है ये ना केवल एनटीपीसी के लिए है, प्लस जो दिल्ली पुलिस के बच्चे पिछला सेशन चल रहा था उनके लिए रिवीजन सेशन भी है। रही बात एमसीक्यूज वगैरह की, तो कुछ मेन टॉपिक अगर हम बात करें, कुछ मेन कंसेप्ट अगर हम बात करें तो वो तो चेंज नहीं होंगे, लेकिन बाकी सारी चीजें इसमें हम कुछ जो नए एमसीक्यूज वगैरह या वन लाइनर जो हम डिस्कस करेंगे वो चेंज होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वो भी कुछ चीजें आपको जरूर सिमिलर मिलेंगी, ठीक है। तो एक तरीके से दिल्ली पुलिस वाले एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि उनका रिवीजन सेशन है, ठीक है। रिवीजन सेशन के अलावा बहुत सारी चीजें, क्योंकि हमने उस वाले मतलब पिछला जो चल रहा था आपका, उसमें हम आपसे सिर्फ क्या डिस्कस कर पाए थे? उसमें हम आपसे पीरियोडिक टेबल, बॉन्डिंग डिस्कस कर पाए थे, केमिकल बॉन्डिंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह चैप्टर। तो इसमें हम और भी बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। एनटीपीसी के बच्चे कहीं ना कहीं एक नया बैच आ रहा है, उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देती हूं, बिकॉज इट्स रियली अ बिग सरप्राइज फॉर ऑल द गाइज हु इज गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द एनटीपीसी। तो एनटीपीसी, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1 ग्रुप डी के लिए नया बैच आ रहा है। किस नाम से? एकलव्य के नाम से। और इसका टैगलाइन कहीं ना कहीं गुरु दक्षिणा इसलिए दिया गया है बिकॉज इसकी फीस बड़ी गुरु दक्षिणा जैसी है। 499 रुपए इसकी फीस है, जिसमें अगर आप मेरे से पूछो तो सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, अपने अपने फील्ड के धुरंधर इस फील्ड में क्लास लेंगे। और उसके अलावा अगर आप मेरे से पूछो तो लेक्चर की पीडीएफ तो मिलेगी, उसके अलावा इसमें हम आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। और इसके अलावा जितने भी फ्री सेशन हुए हैं उनके लाइव और रिकॉर्डेड क्लास, जो कुछ भी हैं फ्री सेशन जो हुए हैं, उनकी पीडीएफ के साथ लाइव रिकॉर्डेड क्लास और पीडीएफ नोट्स वगैरह, एवरीथिंग इट्स कंप्लीटली फ्री। ओके, तो फटाफट आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, भाई सबका बहुत बहुत स्वागत है इतना प्यार और सम्मान देने के लिए और रोजाना की तरह इस 6 से 7 वाले सेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। आज के क्लास में कहीं ना कहीं आपने थंबनेल पे ही देख लिया होगा, इनर्ट गैसेस हम पकड़ेंगे। लेकिन जहां तक मुझे याद है कि पिछली क्लास में हेलोजन्स चल रहे थे, तो वो थोड़ा सा कवर कर लेते हैं और उसके बाद तो आज इनर्ट गैस भी डिस्कस करेंगे। तो आज पहले शुरुआत कर लेते हैं किससे? हेलोजन्स से। जो हेलोजन्स होते हैं जिनको हम कौन से ग्रुप के एलिमेंट बोलते हैं? तो देखो, इसको हम 7th ए ग्रुप के एलिमेंट भी बोलते हैं और 17th ग्रुप के एलिमेंट भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, है ना? ग्रुप्स एलिमेंट, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? जिनको हम हेलोजन्स के नाम से जानते हैं। हिंदी मीडियम, आपको भी हेलोजन्स के नाम से याद रखना है, ठीक है। हेलोजन्स बोलते हैं। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं ये? तो भाई ध्यान से देखो, मैंने आपको पिछले क्लास में फ्लोरीन आपसे डिस्कस कर लिया था। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेडीन, है ना। तो अगर नहीं याद होता तो इसको ऐसे याद कर लेंगे हम, फिर कल बाहर आई आंटी। कौन से हेलोजन है? ये हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसे याद रख लो, ठीक है। अब तो याद हो जाएगा।
हैलोजेंस की ट्रिक क्या याद रखोगे, फिर कल बाहर आए आंटी, डोंट वरी, पूरी पीरियोडिक टेबल की ट्रिक करवा दूंगी, अभी हैलोजन की कर लो। तो मैंने आपसे पिछले क्लास में फ्लोरीन डिस्कस कर लिया था, है ना, सैटरडे वाली क्लास में। आज हम बात करेंगे अगले हैलोजन से, जिसका नाम क्या है, क्लोरीन। फटाफट नोट्स बनाइए और नोटिस करते चलिए, चीजें नोट करते चलिए, ठीक है। क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 और मास नंबर 35। एटॉमिक नंबर 17 मतलब परमाणु क्रमांक संख्या 17 होती है और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, 35 होती है, ठीक है। तो अब जल्दी से यहां पर देखो कि जितनी डायटोमिक गैसेस होती हैं, डायटोमिक मतलब जिनको हम ऐसे लिखते हैं Cl2, H2, O2, N2, है ना, ये द्विपरमाणविक गैसें हिंदी में बोली जाती हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिसमें केवल 2 परमाणु हिस्सा लेते हैं, इनको डायटोमिक गैसेस बोला जाता है। तो सभी डायटोमिक गैसेस में अगर हम बात करें सबसे भारी गैस, तो भाई कौन है, क्लोरीन, क्योंकि हाइड्रोजन का मास नंबर 1, ऑक्सीजन का मात्र 16 और नाइट्रोजन का होता है 14। तो अब आप देखो इन डायटोमिक गैसेस में सबसे हल्की गैस कौन हुई, हाइड्रोजन, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा मात्र 2, इसका आएगा 35 35 70, इसका आएगा 16 16, मेरी बात समझ में आ रही है, 16 और 16 कितना आएगा 32, और इसका आएगा नाइट्रोजन का 28। मैंने आपको एटॉमिक मास से मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाया था। तो एटॉमिक मास, क्योंकि डायटोमिक गैसेस में सबसे ज्यादा किसका हो गया, क्लोरीन का, है ना। एटॉमिक मास अगर कितना आ रहा है 35, सॉरी, ठीक है, तो 35 अगर आ रहा है तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 70। तो ये बाकी डायटोमिक गैसेस की तुलना में कैसे याद रखोगे, फटाफट नोट करो। अब कैसी गैस है, लिखो, यह एक भारी गैस है, ये एक भारी द्विपरमाणुक, ये एक भारी द्विपरमाणुक गैस है। मतलब इंग्लिश मीडियम हम नोट कर सकते हैं, इट इज अ हैवी डायटोमिक गैस, इट इज अ हैवी डायटोमिक गैस। और मैंने आपको बताया था जो गैस जितनी भारी होती है वो उतनी ही जल्दी किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में। मॉलिक्यूलर मास अगर हम चारों गैसेस का दे दें तो ऐसे ही 4 ऑप्शन देता है एग्जाम में और पूछता है इनमें से कौन सबसे पहले द्रव अवस्था को प्राप्त करेगी, मतलब कौन सबसे पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगी। सो इसमें सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, इट क्विकली कन्वर्टेड इनटू, ऐसे लिख लो, क्विकली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, क्विकली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ये शीघ्र ही किसको प्राप्त करती है, ये शीघ्र द्रव अवस्था को प्राप्त करती है। ये क्लोरीन के पॉइंट्स नोट करो, शीघ्र द्रव अवस्था को प्राप्त करती है, ठीक है। और कलर कैसा है, ये खाली डायटोमिक गैस इसके क्वेश्चन बनेंगे, H2, N2, O2, Cl2, इनमें से रंगीन गैस बताओ। तो याद रखो यह पीले रंग की गैस है। तो मैडम गैस का कलर कैसे पता चला, अरे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर 35-36 डिग्री सेल्सियस पर ये तुरंत कन्वर्ट हो जाती है किसमें, लिक्विड में। अगर मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो ऐसे समझो, क्लोरीन एक ऐसी भारी गैस है जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर गैस है ही नहीं, ये बहुत जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट होती है। तो याद रखो इट इज अ येलो कलर लिक्विड, येलो कलर लिक्विड, किस कलर का, येलो कलर लिक्विड या येलो कलर गैस, आप यहां पे लिक्विड भी लिख सकते हो, येलो कलर लिक्विड गैस, लिक्विड है ये, ठीक है। ये पीले रंग का द्रव पदार्थ है तो देखने में कलरफुल है। डिस्कवरी किसके द्वारा की गई, तो याद रखो क्लोरीन की अगर खोज आपसे पूछ लेता है तो इसकी खोज वैज्ञानिक शीले द्वारा की गई है। किसके द्वारा, वैज्ञानिक शीले द्वारा की गई है, याद रखिएगा। एक ये इतना फेज था, लेकिन दूसरा फेज क्लोरीन का जब आता है तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, क्लोरीन को वनडे एग्जाम बार बार ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे पूछता आया है। क्लोरीन एक विरंजन कारक के रूप में कार्य करती है, मतलब कपड़ों के कलर फीके कर देना। हम डिटर्जेंट्स में एक साल्ट पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मेरी बात समझिएगा, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको हम आपको एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, किस नाम से, विरंजक चूर्ण के नाम से। अब मेरी बात समझना,
डिटर्जेंट्स में ये ब्लीचिंग पाउडर मिला होता है। क्योंकि ऐसे समझो कि पानी में डालते ही कौन सी गैस रिलीज करेगा, क्लोरीन, और वो क्लोरीन कहीं ना कहीं कपड़ों के दाग की ब्लीचिंग के साथ साथ अगर कपड़ों के कलर कच्चे हैं तो उनको भी फेड कर देता है। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूं, यहां पर समझिए कि क्लोरीन का ब्लीचिंग एजेंट होना आपको याद रखना पड़ेगा। ये एक आइडियल ब्लीचिंग एजेंट है, ये एक ब्लीचिंग एजेंट है। हिंदी मीडियम, ये एक आदर्श विरंजन कारक है। आदर्श विरंजन कारक है मतलब ऐसे समझो कि नगर पालिका की टंकियों में जो पानी आता है, जो पानी आ रहा है सप्लाई वाला, उसकी ब्लीचिंग किससे की जाएगी? तो पीने वाले पानी की ब्लीचिंग करने के लिए क्लोरीन, नगर पालिका की टंकियों में क्लोरीन पास कराई जाती है। स्विमिंग पूल आप कभी एंजॉय करने गए हो, वाटर पार्क एंजॉय करने गए हो, तो वहां से आने के बाद स्किन अजीब सी टैन हो गई, चलो वो भी तुमने नहीं ऑब्जर्व किया अगर, तो मैं आपको बताती हूँ, वाटर पार्क में एंजॉय करने के बाद बकायदा वहां पे नॉर्मल वाटर वाले जो घर वाला पानी है उसके फब्बारे के नीचे आपको बोला जाता है एक बार यहां फ्रेश हो जाओ, क्योंकि स्किन टैन हो रही है एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन की वजह से। तो याद रखिए, क्या आपको याद रखना है, इसे ऐसे लिखो, क्लोरीन को वाटर पार्क, स्विमिंग पूल तथा नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी की जो टंकियां होती हैं, नगर पालिका की टंकियों में प्रयोग किया जाता है। ऐसे याद रखो, प्रयोग करते हैं, ब्लीचिंग का काम करती है। और मैं बताऊं, जो पेपर बनता है आपका, कॉपी वाला पेपर, नॉर्मल कॉपी का पेपर, तुम लोग जब कॉपी खरीदने जाते हो, रजिस्टर खरीदने जाते हो, तो क्या चेक करते हो? पन्ना साफ है, यही तो देखते हो, पन्ना साफ है। सूती कपड़ा व्हाइट खरीदने जा रहे हो शर्ट बनवाने के लिए, तो क्या देखते हो कि व्हाइट होना चाहिए, ऑफ व्हाइट कलर मत दे दीजिएगा, पीलापन नहीं होना चाहिए सफेद कपड़े के ऊपर। को मैडम क्या बता रहे हो? मैं आपको बता रही हूं कपड़े की ब्लीचिंग करने के लिए यूज होता है ये। पेपर पल्प फैक्ट्री में पल्प की ब्लीचिंग के लिए क्लोरीन का यूज होता है। तो कागज बनता है, उसमें कागज की ब्लीचिंग का काम करती है, ये कागज की ब्लीचिंग का काम करेगी। और किसका काम करेगी? ये टेक्सटाइल फैक्ट्री में यूज होती है, टेक्सटाइल मिल में कपड़े की ब्लीचिंग करेगी। मेरी कंसेप्ट समझो, कपड़े की ब्लीचिंग करेगी, ये ऐसे काम करती है। एग्जाम और एक पॉइंट आपसे पूछता है कि किस गैस की उपस्थिति में फूलों का रंग उड़ जाता है? आपसे पूछता है किस गैस की उपस्थिति में, अच्छा, फूलों का रंग उड़ जाता है। ये क्या बोल रहे हैं? शानी कह रहे हैं रिपीट। अच्छा जी, ओके। हम तो जोहड़ में नहाते थे भैंसों के साथ, कोई बात नहीं, वहां भी अगर तुम्हारी ब्लीचिंग की जरूरत पड़ गई तो वो भी काम करेगी क्लोरीन, कोई बात नहीं मैम, हम गांव वाले तालाब में नहाने वाले, क्या पता वाटर पार्क में कौन का, हाँ कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम वही एंजॉय करो ठीक है, लेकिन चीजें पता कर लेते हैं, ठीक है चलो बहुत मस्करे हैं, चलो लिखो। तो क्लोरीन के बारे में याद रखिएगा, इसकी प्रेजेंस में, इसकी उपस्थिति में फूलों का रंग उड़ जाता है, फूलों का रंग उड़ता है। मतलब अगर तुमसे एग्जाम पूछे, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी हो गई, आप नोट करिए इस तरीके से कि इन द प्रेजेंस ऑफ विच गैस फ्लावर लूज देयर कलर, सो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन गैस फ्लावर लूज देयर कलर। ऐसे कवर करो किसको? पहले क्लोरीन को, और इससे बाहर क्लोरीन फिलहाल तो अब तक वनडे एग्जाम नहीं गई ठीक है। और उसके अलावा पहले मैं क्या कहूंगी, पहले काखा गाघा तैयार कर लो, ठीक है। तो क्लोरीन को पहले इतने एंगल से तैयार करिए, क्लोरीन हो जाएगी तैयार। अगला देखो, फ्लोरीन क्लोरीन, नीचे आया ब्रोमीन करो कवर, ब्रोमीन का क्वेश्चन जब तुमसे पूछा जाए, पुराना क्वेश्चन याद रखिए, इसका कलर कैसा होता है? ये रम के कलर जैसी होती है। आपको मैडम हमने रम नहीं देखी बेटा, पी तो हमने भी नहीं लेकिन फॉर द नॉलेज, रम का कलर कैसा होता है? रेडिश, इसको बोलते हैं रेडिश वाइन कलर। तो
ब्रोमीन का कलर रेडिश वाइन कलर का लिक्विड होता है। एग्जाम तुमसे कैसे पूछेगा, इनमें से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो याद रखिए, इट इज अ सिंगल नॉन मेटल, इट इज अ सिंगल नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट, फाउंड इन लिक्विड स्टेट। मतलब इसको आप ऐसे लिखो, कैसा कलर होता है? इट इज अ वाइन रेड कलर लिक्विड। चलो इधर नोट कर सकते हो आप, हिंदी में कैसे लिख लेंगे हम इसके, लिखो यह है लाल रंग का, या ऐसे लिखो यह शराब जैसे लाल रंग का, लाल रंग की द्रववत अधातु है, द्रव अधातु है, अधातु है। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ज्यादातर ठोस अवस्था में मिलते हैं, लेकिन यह एकमात्र ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलती है। ओनली फॉर इंडियन आर्मी लिखा क्या? ओके, यू आर माई फेवरेट टीचर हैदर अली, थैंक यू सो मच, आई विल बी मीट यू, थैंक यू सो मच डियर। चलो क्वेश्चंस को नोट कर लो। बहुत सारे बच्चे बहुत सारा प्यार शेयर करते हैं, मैं कमेंट देखती रहती हूँ क्लास के बाद ठीक है, यहाँ अगर मैं सच बताऊँ आप लोगों का प्यार और आभार कहीं ना कहीं लेने बैठ गई तो पढ़ा नहीं पाऊंगी, लेकिन इतना ज़रूर मैं बोल देती हूँ, आप सबके शब्द व शब्द मुझ तक ज़रूर पहुँचते हैं, क्योंकि मैं कितना भी टाइम कभी भी फ्री होती हूँ तो मैं ज़रूर आप लोगों के, और नेसेसरी कल के क्लास में कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें डाउट आया था बच्चों को, वो आज हम ले लेंगे आपके क्लास में, ठीक है? तो कौन से वाले क्वेश्चन? वो पी इलेक्ट्रॉन वाले क्वेश्चंस आप लोग ज़्यादातर 2-3 क्वेश्चन बच्चों के कमेंट आए थे, मैम पी इलेक्ट्रॉन, तो आज हम वो देख लेंगे, ठीक है? और बाकी तुम लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो और क्लास लेते रहो। चलो इधर फोकस करो। ब्रोमीन अ सिंगल नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट, द कलर रेड, वाइन रेड कलर होता है ना? तो ये एक ऐसी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है और इसका कलर कैसा होता है? वाइन रेड। इसको कहाँ यूज करते हैं? इसको दर्द निवारक दवाओं में प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। इट इज यूज टू मेक, लिख लो, यूज्ड इन एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक, याद रखो, इसे दर्द निवारक दवाओं में, इसे दर्द निवारक दवाओं में प्रयोग करते हैं, दवा बनाते हैं, हो जाएगा। फिलहाल ब्रोमीन को आप इतने एंगल से पहले करिए। प्रोसीड टू द नेक्स्ट। चलो, ब्रोमीन के बाद आता है अपना आयोडीन। कौन? आयोडीन। और आयोडीन से याद आता है घर का नमक। लेकिन खाए जाने वाले घर के नमक में, जिसको टेबल साल्ट बोलते हैं, उसमें आयोडीन किस रूप में मिली होती है? डायरेक्ट आयोडीन मिला देते हैं NaCl में? नो, पोटेशियम आयोडाइड के रूप में होती है। एग्जाम आपसे पूछेगा टेबल साल्ट में जो अधातु है, कौन सी अधातु? तो नॉन मेटल है। हेलोजन सारे क्या हैं? नॉन मेटल हैं। तो याद रखो, अधातु जो कि नमक में प्रयोग होती है, प्रयोग होती है। नॉन मेटल यूज्ड इन टेबल साल्ट, टेबल साल्ट, और ये बड़ा बड़ा लिख लो, एज पोटेशियम आयोडाइड। किस रूप में? पोटेशियम आयोडाइड के रूप में। किस रूप में मिलाई जाती है? पोटेशियम आयोडाइड के रूप में, पोटेशियम आयोडाइड के रूप में, ठीक है? नोट करो। दिल्ली पुलिस, ये मत सोचना ये इनका है और ये मेरा सिलेबस है। आयोडीन तुम भी खाते, डेली लाइफ का क्वेश्चन तुम्हारे लिए भी बन रहा है। और बस मैं एक ही चीज बोलूंगी, हो सकता बुरी लग जाए, ज्यादा दिमाग मत चलाया करो ठीक है? थोड़ा सा मैं क्या बोली, पिछले क्लास में भी मैंने एक ही बात आप सबको बोली थी कि एक चीज तो आपको किसी पे तो करनी पड़ेगी, और वो क्या है? ट्रस्ट, विश्वास। और ये वाला जो सेशन है, मैं समझा के तुम लोगों को हार गई कि यार NTPC ये इसका सिलेबस, और RR ये जो दिल्ली पुलिस है, और ये क्या नाम है, और जो ये वनडे एग्जाम इक्विवेलेंट होते हैं, इनका सिलेबस केमिस्ट्री का सेम है।
वो भी डेली लाइफ में कहीं पर भी जा सकते हैं और ये भी डेली लाइफ में कहीं पर भी जा सकते हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि कितना कंटेंट तुम बटोर सकते हो, बटोरो। तो इसमें कोई कक्षा 5 नहीं है कि इसी किताब से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। डेली लाइफ है, कवर करो। दिल्ली पुलिस से जो डेली लाइफ पूछेगा वो एनटीपीसी में क्या नहीं पूछ सकता। तुम लोग खुद कंफ्यूज हो, द प्रॉब्लम इज दिस। चलो आ जाओ, तो नोट करो चीजें। ओके चलो, तो आयोडीन के बारे में याद रखना है कि पोटेशियम आयोडाइड के रूप में मिलता है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वन मोर क्वेश्चन, एग्जाम पूछेगा एकमात्र धातु जो कि चमकदार है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बातें कर रहे हैं, अभी देखते हैं तुम्हारे कमेंट। तेजवीर कह रहे हैं ब्रिंग बैक, ओके ठीक है। राज सत्यम मैडम टाइम चेंज करो आप, ओके साहब। और कोई, किसने बोला? डंडे पड़ेंगे तुम लोग, पूरी मौज काटते हो पूरा। और ये मुझे अच्छा लगता है वैसे कई बार कि जे लोग पूरे हक से बात करते हैं, मैडम जी अपना टाइम चेंज करो। बेटा तुम्हें चेंज करेंगे हम है, पूरा ऑर्डर छाट रहा, मैडम जी टाइम चेंज करो। लव यू ऑल। सच बताऊं, इसी पे तो प्यार आता है। ठीक है, यही तो, ये हक जो है ना कि टाइम चेंज करो। ठीक साहब, और कोई बात? डंडे पड़ेंगे, सब मस्खरे बच्चे हैं। चलो थोड़ा टाइम दे दो साहब, हमारी केमिस्ट्री पढ़ लो। चल, आयोडीन द सिंगल नॉन मेटल, सिंगल नॉन मेटल which is lustrous, which is lustrous। एग्जाम आपसे बार बार पूछता आया है आयोडीन के बारे में कि एकमात्र अधातु जो कि चमकदार है। तो लिख लो, एकमात्र अधातु, अधातु जो कि चमकदार है, चमकदार है। तुम बच्चा बिलीव नहीं मानोगे, मेरे जो ऐप वाले बच्चे हैं उनसे ये वही जानते होंगे, और वो शायद मुझे सुन भी रहे होंगे आप लोगों के साथ बैठे, कि कहीं ना कहीं आपको इस सेशन में मैडम बहुत कुछ करवाने की कोशिश करते हैं। रेस्ट इज अप टू यू। चलो आ जाओ। तो आयोडीन को एक तो पोटेशियम आयोडाइड के रूप में खाने में मिली होती है, चमकदार अधातु है। इसके अलावा याद रखोगे, पुराना क्वेश्चन आयोडीन का बनता है कि आयोडीन का एक समस्थानिक है आयोडीन 131 का प्रयोग गले के घेंघा रोग के उपचार में होता है। घेंघा इंग्लिश में बच्चा बोला जाता है इसको गॉइटर, तो इसका यूज गॉइटर ट्रीटमेंट में किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग घेंघा उपचार में होता है। और घेंघा किसकी वजह से हो जाता है? गॉइटर ट्रीटमेंट, गॉइटर प्रॉब्लम। बायो में आपको मैम पढ़ाती हैं क्या कि थायरॉक्सिन इज द हार्मोन। ये जब अप एंड डाउन होता है, थायराइड ग्लैंड जब अपनी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होती है उसमें, है ना, तो आयोडीन को ऐसे याद रखो। समुद्री वनस्पति है जिसको हम बोलते हैं सीवीड्स। क्या बोलते हैं? सीवीड्स, समुद्री खरपतवार हिंदी में पूछा जाता है। तो याद रखो सीवीड्स, सीवीड्स हिंदी मीडियम, समुद्री खरपतवार किसका स्रोत है? को मैडम जी क्या होता है? सुनो मेरी बात ध्यान से। समुद्री वनस्पति होती है, 3 कलर में मिलती है। एक वो चैनल है नेशनल ज्योग्राफी, उस पे अक्सर दिखाते हैं। तो जो समुद्री गोताखोर होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्क्यूबा डाइवर्स, वो ये बीनने के लिए जाते हैं बकायदा। ये आयोडीन की अचूक दवा है, एक बहुत बड़ा सोर्स है आयोडीन का। सो याद रखिए, सीवीड्स आर द सोर्स ऑफ, बच्चा राइटिंग आज गंदी आ रही, सोर्स ऑफ आयोडीन। ठीक है, याद रखना, पुराना क्वेश्चन। तुम बिलीव नहीं मानोगे, मुझे तो यही लगता है तुम लोग हिलकते कहां हो, कंफ्यूज हो, डरे हुए हो। लेंगे वो सेशन किसी दिन, बात करने का खाली सेशन रखेंगे हम तुमसे, क्योंकि हमें बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। चलो इधर, तो सीवीड्स आर सोर्स ऑफ आयोडीन। 3 कलर में होती है सीवीड्स। कौन कौन सी? बैगनी, मतलब नीली नीली जैसी दिखती है, लाल, और एक होती है हरी। 3 कलर में मिलती है सीवीड्स। तो सीवीड समुद्री खरपतवार आयोडीन का मुख्य स्रोत है। समुद्री खरपतवार आयोडीन का स्रोत है।
ऐसे याद रखोगे। ऑलराइट, नोट करो। पुराना क्वेश्चन बनता है आयोडीन का टिंकचर। टिंकचर क्या होता है मैम? नीले रंग की दवा होती है, जैसे घर में चोट लगती है हम तुरंत कहते हैं डेटॉल लगाओ, वैसे ही टिंकचर आंगनवाड़ी आशा केंद्रों में, सरकारी अस्पतालों में फ्री में बंटती है ये दवा, इस वजह से इसका क्वेश्चन बनता है। तो याद रखो, नीले रंग की दवा, नीले रंग की दवा टिंकचर, इंग्लिश मीडियम आप भी टिंकचर, टिंकचर आयोडीन का मिश्रण है, आयोडीन का मिश्रण है। कैसे पूछेगा एग्जाम? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज रिलेटेड टू टिंक्चर? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज रिलेटेड टू टिंक्चर? गगन कुमार गौतम कह रहे हैं लखनऊ का कोरी, बताओ रहे मैडम जी। अजय लोढ़ी, ओके। चंदा कह रहे हैं मेरे पास झाड़ू है, हम क्या तुम लोग आपस में लगे पड़े, ओके। मयंक कुछ कह रहे हैं मैम हमको पहले केमिस्ट्री पढ़ने में उतना समझ में नहीं आता था। थैंक यू सो मच, आपके शब्द मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, ये शब्द मेरे लिए किसी पुरस्कार से, किसी अवार्ड से कम नहीं। थैंक यू सो मच। तो आप आयोडीन को ऐसे कवर करो ना, सरकारी अस्पतालों में नीले रंग की ब्लू कलर मेडिसिन विच इज कॉल्ड द टिंक्चर, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन स्टार्च, आयोडीन इन स्टार्च, यहां पे जगह नहीं आप लिख लेना। आयोडीन का स्टार्च में बना हुआ विलियन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको टिंक्चर के नाम से जाना जाता है, और एग्जाम इसका रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं। ऑलराइट, अब फटाफट आ जाओ इनर्ट गैसेस पे। किस पे? अक्रिय गैसों पे। इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसें। अक्रिय मतलब, अक्रिय मतलब जो किसी से क्रिया ना करें, किसी से इलेक्ट्रॉन ना दे, ना ले, ना साझा करें। कौन कौन सी गैसेस है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। अब ध्यान से इधर देखो, ये जो तीनों ऊपर की जो गैसेस हैं ये तीनों नॉन रेडियो एक्टिव हैं, जबकि रेडॉन ये रेडियो एक्टिव गैस है। कैसी गैस है? रेडियो एक्टिव गैस है। इसका कहां यूज होता है? इसका कैंसर रोग के इलाज में प्रयोग किया जाता है। कहां प्रयोग किया जाता है? कैंसर रोग के इलाज में, कैंसर ट्रीटमेंट में कौन सी अक्रिय गैस का प्रयोग होता है? पुराना क्वेश्चन, मैं खुद कहती हूं वनडे एग्जाम से, अरे कुछ डिफरेंट पूछो यार, मेरे बच्चे तैयार, कुछ नया लाओ। सो सी, रेडॉन इज द सिंगल इनर्ट गैस। ठीक है, कितनी गैसेस हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 अक्रिय गैसों में एकमात्र अक्रिय गैस जो कि रेडियोधर्मी है, रेडॉन। 6 गैसों में एकमात्र अक्रिय गैस जिसको रेडियोथेरेपी या कैंसर रोग के उपचार में प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा रेडॉन। और जब इनका नाम आता है अक्रिय गैसों का, तो पर्सनालिटी है जिनका नाम है विलियम रैमजे। क्या नाम है? विलियम रैमजे। मेरी बात ध्यान से सुनिए। वैज्ञानिक जिन्हें अक्रिय गैसों के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। ज्यादातर अक्रिय गैसें, जैसे कि इन्होंने नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन के बारे में बताया था। 4 अक्रिय गैसें मुख्य रूप से इन्हीं के द्वारा खोजी गई हैं। नाम है विलियम रैमजे। क्या याद रखोगे? इनकी अभी हम फोटो दिखाते हैं आपको पीडीएफ में। तो विलियम रैमजे जिन्होंने डिस्कवर की हैं लगभग ज्यादातर अक्रिय गैसें। ठीक है, अब फटाफट एक एक अक्रिय गैस पे क्वेश्चन कवर करते हैं। सबसे पहले नंबर लगाओ हीलियम से। किससे? हीलियम से। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना आ रहा है? 2। सभी अक्रिय गैसों में, और द्रव्यमान संख्या कितनी आ रही है? 4। सभी अक्रिय गैसों में सबसे हल्की होती है। तो याद रखो, सबसे हल्की अक्रिय गैस, सबसे हल्की अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, लाइटेस्ट इनर्ट गैस। कैसे याद रखोगे? लाइटेस्ट इनर्ट गैस। अच्छा, एक तो अक्रिय है मतलब रिएक्शन नहीं करती, और ऊपर से हल्की, तो गुब्बारों में भर दो। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। जो एयर बलून होते हैं, कौन से वाले? जो बच्चे खेलते हैं ना, जो पैराशूट बलून्स होते हैं,
उनको बोला जाता है वार्म एयर बलून्स, इस तरीके से। लेकिन आपको एग्जाम पूछेगा हवा के गुब्बारे, तो हवा के गुब्बारों में अगर खाली हाइड्रोजन भर देंगे तो ये क्रियाशील हो सकती है, गुब्बारा फट सकता है और पैराशूट एंजॉय करने वालों की डेथ हो सकती है। तो हाइड्रोजन के साथ हीलियम भर दो, हल्की की हल्की और प्लस अक्रिय, तो एक अक्रिय यू कैन से इनर्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए इसे एयर बलून्स में यूज्ड इन एयर बलून्स, इसे हवा के गुब्बारों में, इसे हवा के गुब्बारों में हाइड्रोजन के साथ प्रयोग करते हैं। इसे हवा के गुब्बारों में हाइड्रोजन के साथ प्रयोग करते हैं, मैं शॉर्टली लिख रही हूं, प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, हाइड्रोजन प्लस हीलियम। पहला कारण हल्की और दूसरा अक्रिय। हल्की है तो गुब्बारा ऊपर जाने में दिक्कत नहीं होगी, और यही कारण है कि जो फाइबर यूज करते हैं पैराशूट बनाने के लिए वो भी बहुत हल्का फाइबर होता है और मजबूत, उसको विस्कॉस बोलते हैं। ये मैं आपको पॉलीमर में पढ़ाती हूं, लेकिन यहां पे टॉपिक आ गया जब पैराशूट का, तो चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पैराशूट का कपड़ा जो होता है क्या होता है? विस्कॉस, विस्कॉस, इसको विस्कस बोल देते हैं वैसे, याद रखोगे? तो छोटे छोटे से बातें हैं, छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनको अच्छे से कर लो। वेरी गुड मृदु। ओके मैम, कल से आप कट्टा लाया करो, सब मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा ठीक, ओके और कुछ? कट्टा लाया करूं, तुम कट्टा, तमंचा, कारतूस सब मंगवा लो इधर ही, तुम चिंता मत करो। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए और तुम गलत करके आए तो तुम चिंता मत करो। वो क्या बोलते हैं, वाजी की मूवी आई थी थोड़े दिन पहले, क्या नाम था उसमें? वो दुनलिया था, दुनलिया। फिर हम कहेंगे दुनलिया बन गए हम। ठीक है, और नंबर लगाएंगे, कहेंगे कितने क्वेश्चन छोड़ के आए, अगर इसमें से फंसा और फिर भी कर आए, ठीक है, तो दुनलिया बन जाएंगे मैडम, आ जाओ उधर। ठीक है, तो हीलियम को आप ऐसे याद रखोगे, अक्रिय और ऊपर से हल्की, गुब्बारों में भर दो। और पेशेंट, एक और क्वेश्चन बनता है हीलियम का, कैसे बनता है आपसे, कि इसे अस्पतालों में, इसे अस्पताल में मरीजों के द्वारा प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं? ऐसे प्रयोग करते हैं, ऐसे। तो इन शॉर्ट मैंने लिख दिया, इसे अस्पताल में मरीजों के द्वारा प्रयोग करते। आप लिख सकते हो सांस लेने वाले मरीजों के लिए किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ कौन सी अक्रिय गैस मिश्रित की जाती है? तो 4 ऑप्शन देगा। हीलियम एक हल्की गैस है प्लस अक्रिय गैस है। हल्की का तो यहां पर कोई रीजन नहीं है, लेकिन अक्रिय गैस है जो कि क्या कर सकती है, जो कि लंग्स के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं डालेगी। अब कहो मैडम प्योर ऑक्सीजन क्यों नहीं दे देते? अरे यार एक बात बताओ, जो हम लोग ले रहे हैं ये क्या प्योर ऑक्सीजन है? एटमॉस्फेयर में इसे क्यों भूल जाते हो? एटमॉस्फेयर में इसे क्यों भूल जाते हो? एटमॉस्फेयर में प्रदूषण कैसे भूल सकते हो? तो जो हम डेली लाइफ में ऑक्सीजन मतलब एक आम आदमी जो मरीजों के अलावा मतलब हम लोग जो लेते हैं वो भी प्योर ऑक्सीजन नहीं लेते। बहुत शुद्ध वातावरण है तो आसपास 55% से मैक्सिमम 58% प्योर ऑक्सीजन होती है जो हम सांस लेते हैं उसका हिस्सा। तो डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं अगर प्योर ऑक्सीजन अगर मरीज को दे दी जाए, सांस की बीमारी वाले पर्सन को, तो उसकी जो जिसको बोलते हैं नलियां, खून की नलियां, वेसल्स, धमनियां जिनको बोलते हैं आप, उन पे प्रेशर, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। तो याद रखिएगा। तो हीलियम को आप पहले इतने एंगल से याद रखिए। ऑलराइट, चलो अगला देखो जल्दी से। क्या नाम है? नियॉन। क्या नाम है? नियॉन। इसका क्या होता है? नियॉन एटॉमिक नंबर, क्यों एटॉमिक नंबर निकालना आता है? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, निकालो एटॉमिक नंबर। हमें खाली हीलियम का पता, आगे का नहीं पता। हमें खाली ट्रिक लगानी आती, +8 and 8, 18, 18, 32, 32, निकालो। 8 और 2 10, 10 8 18, 18 18
36, 36 18 54, 54 32 87 निकला एटॉमिक नंबर। करवाएंगे, पीरियोडिक टेबल कराएंगे, ठीक है। अभी तुम खाली इतने का निकालना सीख लो। तो नियॉन एटॉमिक नंबर 10, परमाणु क्रमांक 10 होता है। आ जाओ, नियॉन का नेचर समझो, मैं लिखवाऊंगी आराम से बाद में। नियॉन एक ऐसी अक्रिय गैस है, ये प्रकाश की भेदन क्षमता में वृद्धि करती है। मतलब कि सपोज हम सर्दियों में बहुत कोहरा पड़ रहा है और कोहरे में हमें रेलवे फाटक पे, फटकिया पे लाल या हरी बत्ती नहीं दिख रही कि ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही, और हमने क्रॉस किया तो दुर्घटना हो सकती है ना। तो ऐसे समझो रेलवे सिग्नल, इनमें अक्सर क्या भर दी, ट्रैफिक सिग्नल, जहां कहीं भी हमें ऐसे प्रकाश की जरूरत हो जो कि लाइट की पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ा सके। मेरा कंसेप्ट समझिएगा, रेलवे सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल, एडवर्टाइजमेंट के लिए जो आपके सड़कों पे, हाईवे पे लगे होते हैं, मूविंग पिक्चर, मैं फ्लेक्सी की बात नहीं कर रही हूं। तो जो विज्ञापन वगैरह के एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स होते हैं, उनमें अक्सर भर दिया जाता है क्या, नियॉन। एक ऐसी अक्रिय गैस जो कि प्रकाश की भेदन क्षमता में वृद्धि करती है। तो इसे रेलवे सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल, विज्ञापन बोर्ड, बीकॉन लाइट ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगी हुई लाइट, बीकॉन लाइट एम्बुलेंस के ऊपर घूमने वाली लाइट, और वो जो पुलिस की गाड़ी पे पुरानी वाली जिप्सी के ऊपर जो लगी होती थी, दैट इज बीकॉन लाइट। तो एग्जाम तुमसे पूछेगा कि बीकॉन लाइट में कौन सी गैस भरते हैं, तो याद रखिए इसे बीकॉन लाइट, हिंदी एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन है बेकन। क्या प्रोनाउंसिएशन है, बेकन, लेकिन हिंदी मीडियम आपको देगा बकायदा बीकॉन, तो आपको बेकॉन लाइट वैसे याद रखना है, ठीक है। इसे बीकॉन लाइट एम्बुलेंस वगैरह पे मैंने बताया ना, ये लगी होती है, तो लिखो इसे बीकॉन लाइट में भरते हैं, बीकॉन में प्रयोग करते हैं, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगला देखो याद से, मैंने बता तो दिया ट्रैफिक सिग्नल। भाई एक कंसेप्ट समझो ना, प्रकाश की भेदन क्षमता, लाइट, कोहरा ज्यादा पड़ता है, इसी वजह से सर्दियों में ट्रेनें लेट हो जाती हैं, 10-10 घंटा, 14-14 घंटा ट्रेनें लेट रहती है ना। तो केवल उस प्रॉब्लम की वजह से कि ये तो मौसमी चीजें हैं, चलती रहेंगी, तो ट्रैफिक सिग्नल, रेलवे सिग्नल, है ना, यहां पर भर दी जाती है। और कुछ रह गया, एडवर्टाइजमेंट, लिख लो भाई, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड। हिंदी मीडियम क्या याद रखोगे, ट्रैफिक सिग्नल, लिख लो इसे ट्रैफिक सिग्नल, रेलवे सिग्नल तथा विज्ञापन बोर्ड में भरते हैं, ठीक है, याद रखोगे, भरते हैं। लेकिन मेन चीज जो तुम्हें याद रखनी है, बस ये याद रखो, यह प्रकाश की भेदन क्षमता में, यह प्रकाश की भेदन क्षमता में वृद्धि करती है या प्रकाश की भेदन क्षमता बढ़ाती है। इंग्लिश मीडियम, इट इंक्रीज द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ लाइट। और बताऊं, तुम लोगों ने अक्सर रेस्टोरेंट वगैरह के बाहर इस तरीके से ओपन लिखा देखा होगा, ओपन या क्लोज को। मैडम जी क्या बताने लगे, लाइट के पाइप से लिखा होता है, समझो मेरी बात, मन की भावनाएं समझो। ओपन लिखा होता है, अक्सर इस तरीके से लिखा होता है, आगे मेडिकल स्टोर है या अस्पताल है, चमचम चमचम ऐसे पाइप होता है। चश्मे की दुकान के आगे इस तरीके से जे ऑप्टिकल शॉप। समझ गए मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ। दिवाली पे हम लोग लड़ियाँ लगाते हैं, जो देखो कैसी मस्ती काट रहे हैं, मैं इनके कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ, मुझे पता तुम लोग पूरी ये ऑफलाइन क्लास होती तो पूरी मौज काट रहे। देखो कमेंट तो देखो इन लोगों के, इधर देखो। अभी बात करते तुमसे, जरा इसे कंप्लीट करा दें क्योंकि ये फिर रह जाएगी। तो ये पाइप जो होते हैं, दिवाली वगैरह पे हम लोग एक ये वाली लाइटें लगाते हैं जो अलग अलग चमकती हैं, ये वाली नहीं, जो पाइप टाइप के होते हैं, पूरे पूरे पाइप, इनमें नियॉन गैस भरी होती है, याद रखिएगा।
तो wherever we are trying to symbolize anything, जहां पर भी हमें किसी चीज का प्रतीक बनाना है, किसी प्रकार का सिंबल बनाना है, समझ में आ रही बंधु? अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्या कह रहे? ओके मैम हिंदी इतना कमजोर भी नहीं है। हाँ भाई ना, मैंने नहीं कहा मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच पंकज। चलो ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। हीलियम नियॉन, आर्गन वगैरह का चलो छोटा सा टॉपिक है, कवर कर लेते हैं। बल्ब का क्वेश्चन बनता है आपसे। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन, बाहर भरी जाने वाली गैस आर्गन, और बल्ब का कांच कौन सा होता है? फ्लिंट कांच। कंप्लीट हो गया बल्ब। वन डे एग्जाम के पास बल्ब से रिलेटेड और क्वेश्चन नहीं है। बल्ब के रिलेटेड वन डे एग्जाम के पास इतने ही क्वेश्चन है। कौन कौन से? आओ उंगलियों पे करें। बाहर भरी जाने वाली अक्रिय गैस, मैडम अगर अक्रिय गैस ना भरे तो क्या होगा? अरे यार फिलामेंट जला, सपोज बल्ब जला 6 घंटे 8 घंटे, फिलामेंट हो गया गर्म, और बाहर आपने कुछ भरा नहीं था तो वहां पे मॉइस्चर आ गया है, वहां पे ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर सकती है, एयर जिसको हम बोलते हैं। तो बल्ब के फिलामेंट का रस्टिंग होने लग जाएगी, इस पे जंक लगने लग जाएगी और बल्ब तुम्हारा फूक सकता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो इस स्थान को खाली मत छोड़ो, यहां पर एक ऐसी अक्रिय गैस भर दो जो कि स्थान घेर ले। सो यहां पे आप लिखोगे आर्गन इज यूज्ड जस्ट टू ऑक्यूपाई प्लेस, ऑक्यूपाई प्लेस। समझ में आई बात? इतनी सी बात कि स्थान घेरने के लिए, कि भाई यहां पर एक ऐसी अक्रिय गैस भर दो जो कि खुद तो रिएक्शन कर ना पाए क्योंकि अक्रिय गैस है, और जलवाष्प वगैरह मॉइस्चर के लिए स्थान बचेगा नहीं। ठीक है, अब फटाफट कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। फटाफट आ जाइए सेशन पे। ओके, इतनी देर बहुत मौज काट ली तुम लोगों ने। देखो जरा क्या क्या लिख रहे हैं। मैडम जी क्लास का टाइम क्या है? देखा पूरी रामायण खत्म हो गई, अब वो हमसे पूछ रहे सीता किसके बाप थे? 6 से 7। अरे यार ये सी बातें मत करो, मैं रोना आ जाता कसम से यार। चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन। ये आपकी नोबल गैसेस है, ठीक है, एंड द पर्सनालिटी नोन एज विलियम रैमजे सर, उनका मैंने एक फोटो डाला था। एज्यूम द पर्सनालिटी, लैब में कुछ काम कर रहे हैं देखो। ठीक है, विलियम रैमजे। और उसके बाद मैंने पिक लगाई है, ध्यान से देखिए, मजाक से बाहर आइए, जल्दी से देखो इधर। द साइंटिस्ट नेम, जिनका नाम है नील बर्लेट। क्या नाम है? नील बर्लेट। को मैडम इनकी फोटो क्यों लगाई आपने? बिकॉज इन्हें फ्लोरीन कंपाउंड्स की स्टडी के लिए मैंने कल आपको बताया था कि इन्होंने जीवन पर्यंत फ्लोरीन के यौगिकों का क्या किया? फ्लोरीन के ऊपर खूब रिसर्च की। कैलिफोर्निया में ये प्रोफेसर रहे नील बर्लेट सर, और इन्होंने ही बताया सबसे पहले कि बाकी सारी अक्रिय गैसें भले ही रिएक्शन ना करती हों, लेकिन पहला कंपाउंड जिनॉन का जिनॉन टेट्राफ्लोराइड किसने डिस्कवर किया था? नील बर्लेट सर ने बताया था। नील बर्लेट सर ने कहा मेरी फ्लोरीन जरूर रिएक्शन करेगी। तो फ्लोरीन जैसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का पहला कंपाउंड जिनॉन टेट्राफ्लोराइड, और एक मिथ तोड़ा और आपका एक जाना माना क्वेश्चन बना दिया कि एकमात्र अक्रिय गैस जो कि यौगिक बनाने में सक्षम है। किसने बताया? नील बर्लेट सर ने। तो मैंने आज इनका पिक्चर इसी लगाया क्योंकि मैंने इनका थोड़ा सा पर्सनल डिटेल वगैरह पढ़ा, मैं काफ़ी इंप्रेस हुई इनसे। द ग्रेट पर्सनालिटी, जिन्होंने ना केवल एज अ लेक्चरर कैलिफोर्निया में यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, इसके अलावा वहाँ पे बच्चों को बहुत एनालिटिकल वर्क भी कराया। किसी दिन फुर्सत से बात करेंगे, आज थोड़े से एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। चलो आ जाओ इधर। Inert gases belongs to which group in periodic table? अक्रिय गैसें इनमें से किस समूह से संबंधित हैं पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी में? जल्दी से बताओ अक्रिय गैसें। हाँ चलो बताओ। नीतीश कह रहे हैं सीता किसके बाप नहीं थे। नहीं यार तुम लोग पूछोगे ऐसी बात बिल्कुल अननोन बन के तो मैं बोलूंगी ना। चलो आ जाओ इधर, बताओ नीतीश इधर ध्यान दो। क्या अक्रिय गैसें किस समूह से संबंधित हैं? फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, फिर उसके बाद ट्रांजिशन मेटल। ये 10 ग्रुप इधर छोड़ रखे हैं तुमने, तो 1 2 और फिर यहां से तीसरा लगेगा। यहां पे आएगा आपका कौन सा? आपका आएगा 12वां बोरॉन, कार्बन, फिर आ गया आपका ऑक्सीजन फैमिली, सॉरी नाइट्रोजन फैमिली। यहां आएगी आपकी नाइट्रोजन फैमिली। चिंता मत करो, इसको हम कल ही करवाते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फिर ये हैलोजेंस और ये आ गए आपके अक्रिय गैसेस। तो इधर देखो 12, तीसरा यहाँ पे आएगा, 12वां यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18वां। और इस ग्रुप की वैलेंसी आती है 0, तो इसको हम 0 वैलेंसी का ग्रुप भी बोलते हैं। और इसके अलावा इसको 8th ए ग्रुप का भी बोलते हैं। फिलहाल यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? ऑल। देखो बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर भी दिया है, ऑल। द राइट आंसर इज ऑल। ऑल अबव इज द राइट आंसर। किसने दिया? अनुज मौर्य ने आज सही आंसर दिया है। 18वें ग्रुप का तो होगा ही होगा, 18वें ग्रुप का तो होगा ही होगा। मैम इतना बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ, चलो 10 अनाथ बच्चों को पीडीए सकूँ। द ग्रेट थॉट, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक। चलो इधर, तो याद रखिए, क्या याद रखना है आपको कि 18वें ग्रुप की तो होती हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल में अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन अभी मैं शॉर्टली बता रही हूं, सुनिए। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप डिवाइड करने के 2 तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट जैसे मैंने अभी किया, और दूसरा तरीका यह है कि सब ग्रुप करके, ए और बी साइड अलग अलग करके। वो मैं कल आपको बताती हूँ, कल आप जब भी क्लास आपकी हो रही है पीरियोडिक टेबल की तब, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ही सही, और 0 वैलेंसी होती है इनर्ट गैसेस की। ये किसी से अभिक्रिया नहीं करती, ना इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करती। फिलहाल यहाँ पे सही होगा ऑल अबव, ठीक है। ऑल अबव इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। क्वेश्चन है, अक्रिय गैसें जिनका प्रयोग कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है। जल्दी से आंसर दो। अक्रिय गैसें, वेरी गुड। हीना, नीना और करीना देखो बता रहा है, ट्रिक, वेरी गुड। हाँ, तो अक्रिय गैसें जिनका प्रयोग कैंसर रोग के इलाज में होता है। रेडॉन इज द इनर्ट गैस, अभी मैंने बताया था। रेडॉन एक अक्रिय गैस है जिसका प्रयोग रेडियोथेरेपी में किया जाता है, जिसका प्रयोग कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है। और कैसी गैस है? ये एक रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। ये एक रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है, एकमात्र अक्रिय गैस जो कि रेडियो एक्टिव है। और कैसे पूछेगा? ऐसे पूछेगा कि कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में अनुपस्थित है। तो ये वायुमंडल में अनुपस्थित गैस है, ये वायुमंडल में अनुपस्थित है। सभी गैसें प्रेजेंट हैं, अक्रिय गैसें भले ही थोड़ी बहुत मात्रा में, बट रेडॉन बिल्कुल एब्सेंट है। तो बनती कैसे है? ये बनती है रेडियो एक्टिव रिएक्शंस के दौरान। डिस्कस करेंगे तो हम बताएंगे, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल के एमिशन के दौरान बनती। स्ट्रीट लाइट्स विच गिव्स येलो कलर, येलो लाइट्स आर, यहां पे होगा विच गिव्स येलो कलर लाइट आर फिल्ड विद। भाई बताओ। अरे यार सिंपल सी क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो सड़कों पे और गलियों में जो पीली पीली लाइटें खंबे के ऊपर जल जाती हैं, उनमें कौन सी वाष्प भरी होती है? देखें इसका आंसर कौन देता है। आपको आइडिया है? थोड़ा सा आइडिया दो, सभी लोग शेयर करो। थैंक यू सो मच नितेश। हाँ जी, हाँ, इस क्लास को भाई सारे बच्चों के, जो बच्चे सिर्फ मोबाइल से पढ़ रहे हैं, और बिलीव मत, मैं हालांकि किसी को यहाँ से डिमोटिवेट नहीं करूँगी, लेकिन एक बात सच है कि बहुत सारे टीचर यार गलत भी पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे हमने देखा, फिर मैंने कुछ नहीं कहा, हमने कहा जय गुरु जी, चलो कोई बात नहीं। लेकिन बच्चे जब उनको पढ़ सकते हैं फिर तो हम यही बोलेंगे। बाकी यार एनालिसिस आपका खुद का होगा। चलो मैम, आपका न्यू बैच कब है? न्यू बैच ही आया तो है, न्यू बैच जो अभी एक्सप्लेन कर रही थी। देखो इस बच्चे ने सही आंसर दिया, गोपाल अरिहवाल ने, कमलेश ने आंसर दिया है, प्रमोद राजनक ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। स्वीटी पांडे ने सही आंसर दिया है, हर्षित ने आंसर दिया, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। सोडियम वाष्प का प्रयोग किया जाता है किसमें? स्ट्रीट लाइट, सड़क तथा गलियों में लगी पीले, इसकी पहचान होती है कि ये पीले रंग का प्रकाश देती है, तो इसमें सोडियम वाष्प का प्रयोग किया जाता है। क्या याद रखोगे कि सोडियम वाष्प का प्रयोग, सोडियम वेपर इज यूज्ड टू फिल इन द स्ट्रीट लाइट। सोडियम वाष्प का प्रयोग सड़क तथा गलियों में लगी लाइटों में किया जाता है। ऐसा करने से क्या होगा? ये लाइट की स्कैटरिंग बढ़ाती है। अब मेरी बात समझना, खंबे के ऊपर लाइट लगी है, लेकिन अगर इसकी स्कैटरिंग अच्छे से नहीं होगी तो पूरी गली में फायदा नहीं मिलेगा, खाली खंबे के नीचे रोशनी होगी और सरकार का खर्चा बढ़ेगा क्योंकि उसे पास पास लाइटें लगानी पड़ेगी। तो याद रखो, ये प्रकाश की प्रकीर्णन क्षमता, यह प्रकाश की प्रकीर्णन क्षमता में वृद्धि करती है। नोट करो, यह प्रकाश की प्रकीर्णन क्षमता में, हिंदी ज्यादा हो गया, इंग्लिश मीडियम लिखिए। इट इंक्रीज द स्कैटरिंग पावर ऑफ लाइट, इट इंक्रीज द
स्कैटरिंग पावर ऑफ लाइट, नोट डाउन इन इंग्लिश, ठीक है। ये लाइट की स्कैटरिंग पावर, अच्छे से बिखरने की क्षमता बढ़ाती है। तो सड़क के नीचे जब गली में जब ये खंबे के नीचे लगेगी तो खूब गली चमकाएगी, अब ऐसे समझो, है ना। तो स्कैटरिंग पावर बढ़ाती है, तो सोडियम वेपर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनर्ट गैस यूज टू फिल इन बेकॉन लाइट, जल्दी से बता दो इनमें से किस अक्रिय गैस का प्रयोग बीकॉन लाइट में भरने के लिए किया जाता है। इनमें से किस अक्रिय गैस का प्रयोग बीकॉन लाइट में भरने के लिए किया जाता है। देखो बहुत सारे बच्चे बहुत सही आंसर दे रहे हैं। अच्छा, कौन नाराज है भाई? डीसी जी कह रहे हैं आप उससे बहुत नाराज हैं, आपने मेरा एक भी कमेंट नहीं पढ़ा। लो पढ़ लिया चलो खुश हो जाओ। डीसी चौधरी पढ़ लिया, आ जाओ। तो नियॉन इज द क्या है? अक्रिय गैस जिसे बीकॉन लाइट में, तो इसे बीकॉन लाइट में भरते हैं, इसे बीकॉन या जिसको हम बेकन लाइट बोलते हैं, इसमें भरते हैं। यह प्रकाश की, अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, यह प्रकाश की भेदन क्षमता में वृद्धि करती है, यह प्रकाश की भेदन क्षमता बढ़ाती है, स्कैटरिंग पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ाएगी, तो सिंबल या सिग्नल वगैरह बहुत अच्छे से दिखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, Which inert gas is also called stranger gas? Which inert gas is also called stranger gas? Sorry, I am extremely sorry. यहां पर चारों ऑप्शन गलत हैं, यहां पर सही ऑप्शन है ही नहीं। इनमें से किसे अजनबी गैस कहते हैं, इसको काउंट मत करिएगा, मतलब नोट कर लेना, मैं क्विज में काउंट नहीं कर रही। क्या याद? जिनॉन इज द इनर्ट गैस, नोट करो, जिनॉन इज कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस। जिनॉन को अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है और ऑप्शन में जिनॉन नहीं है, स्ट्रेंजर गैस। ये मिस टाइप हो गया, उसके लिए मैं सॉरी। चलो आ जाओ। तो जिनॉन एक ऐसी अक्रिय गैस है जिसे अजनबी गैस के नाम से भी जाना जाता है। भाई क्यों? बिकॉज जिनॉन इज नॉट द इंग्लिश वर्ड, जिनॉन इज एक्चुअली द लैटिन वर्ड, और लैटिन लैंग्वेज में जिनॉन का मतलब ही अजनबी है। एन अननोन गैस, कौन सी गैस? अरे वो नई वाली अननोन गैस, ऐसे समझो। सो कहते नहीं है एक नाम कि अननोन गैस, अननोन गैस, अब वो अननोन ही बन गई है पीरियोडिक टेबल में। तो जिनॉन का मतलब लैटिन लैंग्वेज में अननोन है, तो जिनॉन इज द गैस जिसे स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन में नहीं दे रखा था, कोई बात नहीं, आप नोट कर लेना, लेकिन अगर आप नोट कर रहे हो तो नोट कर लो। नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन इन नियॉन, नियॉन में पी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। जिन्हें ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ में आ रहा है वो थोड़ा सा देखिए। चलो देखो, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कराऊंगी इसका आपका पूरा का पूरा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। इधर देखो, नियॉन पी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नियॉन एटॉमिक नंबर 10, जो कल के क्वेश्चंस में ही लग रहे थे, आज देखो 1s2, 2s2 और 2p6, क्योंकि एटॉमिक नंबर है 10, 6 इलेक्ट्रॉन बन गए, 2 2 4 और 6 4 10 हो गया। कितने एस इलेक्ट्रॉन है? 4 एस इलेक्ट्रॉन है ये, और पी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। को मैडम जी क्या बना देती हो? मैं समझ रही हूं उन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होगी जिन्होंने कहीं ना कहीं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी या जिनके पास सिर्फ 10th तक साइंस थी। ऐसे समझो, हम लोगों को फर्स्ट ईयर इंटर में जब साइंस आप ले लेते हो तब ये थोड़ा सा पढ़ाया जाता है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, हम भी करवा देंगे, कोई बात नहीं। क्या है? बस ऐसे समझो, जो शेल्स होते हैं KLMN एटम में, वो डिवाइडेड रहते हैं सब एटॉमिक एनर्जी लेवल्स, जिनको हम SPDF के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होते हैं ऑर्बिटल्स। और जब हम किसी भी, जैसे नियॉन का अगर हम परमाणु क्रमांक 10 के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं 2 8, ठीक है, तो ये बना किसके अकॉर्डिंग? ये नील बोहर की थ्योरी के अकॉर्डिंग बना, ये नील बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार बना। लेकिन ये मैम आपने किसके अकॉर्डिंग बनाया? ये मैंने बना दिया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो कि इरविन श्रोडिंगर की देन है। होता क्या है दोस्तों, मैं तुम्हें बताऊं कि टीचर्स सोचते हैं यार ये अगर हमने क्वेश्चन कराया फिर हमें ये एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, तो वो एक क्वेश्चन ही स्किप कर देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हो भाई, ये मुझे नहीं समझ आ रहा। लेकिन मैं इतना बता दूं, जो नॉन साइंस वाले बच्चे हैं
वो आप इतना समझो कि एटॉमिक थ्योरीज हमने अभी आपसे 3 डिस्कस की हैं। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का बहुत ज्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन कहां पे ही लग जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन में ही लग जाता है। मेरा वादा है मैं आपको जरूर करा दूंगी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी इरविन श्रोडिंगर की देन थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कक्षाओं के अंतर्गत कुछ उप कक्षाएं आती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। फिलहाल ये कॉन्फ़िगरेशन है, तो p इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां पर कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 था, और जब कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो 1:2:2:6 बनेगा। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखिए, नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन इन नियॉन, ये तो हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, क्या क्वेश्चन है, इनमें से कौन आर्गन के सम इलेक्ट्रॉनिक होगा? मुझे कोई बताएगा कि आर्गन के बराबर इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे? आर्गन के बराबर सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन बना 2 8 1, लेकिन जब आयन बना तो 1 इलेक्ट्रॉन गया। कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 10। पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19, कॉन्फ़िगरेशन बना 2 8 8 1, लेकिन जब आयन बना तो 1 इलेक्ट्रॉन गया। ये बन गया आयन और ये भी बन गया आयन। एल्यूमिनियम बनाओ, एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3, आयन बनाया, ट्रिपल पॉजिटिव आयन, तो 3 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, गए। अब ध्यान से देखो, यहां पर आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है? आर्गन का परमाणु क्रमांक है 18, 2 8 8। आंसर बता दो जल्दी से, अब तुम बताओ। ऑल कहां से आया? ये ऑल वाले पिटेंगे, ये ऑल वाले पिटेंगे। इन्होंने तुक्का लगा दिया कि मैम जब ऑल देना तो ऑल मार दो। तुम यार इधर तुक्का मत लड़ाना, इधर देखना भाई। अरे बंदर देखो इधर, 10 इलेक्ट्रॉन खाली, एल्यूमिनियम आयन में 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने? 18। तो पोटेशियम आयन इज द राइट आंसर। पोटेशियम आयन इज द राइट आंसर। पोटेशियम 19 एटॉमिक नंबर होता है, 1 दान कर देगा, 18 रह जाएंगे, जो कि आर्गन के बराबर हो जाएंगे। पता नहीं कहां पर से अपनी रामायण लगा देते हो तुम लोग हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। गैस विच इंक्रीज द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ लाइट, समय न वेस्ट करते हुए अभी डिस्कस किया था हमने, है ना? जल्दी से बताओ कौन लाइट की प्रकाश की भेदन क्षमता में वृद्धि करेगी? नियॉन इज द राइट आंसर। जल्दी से अगला क्वेश्चन डिस्कस करिए। क्वेश्चन क्या है? हीलियम इज यूज्ड इन एयर बलून्स बिकॉज इट इज, हीलियम का प्रयोग हवा के गुब्बारों में किया जाता है क्योंकि यह हल्की है, क्योंकि यह अक्रिय है, ये दोनों ही कारण है, या नन ऑफ दीज? ये दोनों ही कारण है या नन ऑफ दीज? ये दोनों ही कारण है या नन ऑफ दीज? जल्दी से आंसर दो। अच्छा, राम बाबू जंगीद कह रहे हैं मैम पिछले 3 महीनों में आपने एक भी कमेंट नहीं देखा। ओ माय गॉड, और आज रिकॉर्ड टूट गया, आज मैम ने आपका कमेंट देख ले लिया। ठीक है, तो आज पार्टी मिलेगी मुझे, क्यों राम बाबू? बस इतनी सी बात। अब मैं क्या बोलूं, तुम्हारा नाम बनाने के खातिर तो सारे टीचर और पूरा एग्जामपुर लगा पड़ा है। तुम्हारा नाम ही तो बनाना है। राम बाबू जाने जाए, लोग पूछे राम बाबू कहाँ रहते हैं, क्या बात करते, छोटी बात कर देते। अरे यार चलो, आंसर क्या होगा? हल्की है, गुब्बारा ऊपर जाएगा, अक्रिय है तो फटेगा नहीं। सही आंसर बोथ, सही आंसर बोथ। अगला क्वेश्चन देखो। इनर्ट गैस विच इज एब्सेंट इन एटमॉस्फेयर, कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में अनुपस्थित है? रेडॉन इज द राइट आंसर। अभी बता चुकी हूं, इसलिए क्योंकि अगले सर आपके वेट कर रहे हैं, तो इसको अभी आंसर मैं ही दे देती हूं, तुम लोग नोट कर लेना क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। चलो आज इतने ही क्वेश्चन रखे थे, सॉरी अगला क्वेश्चन ना देखो, कल देखेंगे अगला क्वेश्चन। तुम लोगों के साथ सच बताऊं, समय पता ही नहीं चलता। बैठे हम जरूर ऑनलाइन हैं, लेकिन शायद तुम उधर पूरी मस्ती काटते हो और हम तुम्हारे साथ क्लास एंजॉय करने लगे हैं ऑनलाइन। लेकिन ज़रूर लॉकडाउन के बाद उम्मीद है मिलेंगे, और भाई सिलेक्शन के बाद मिलेंगे, फिर तो हम टॉस करेंगे, पार्टी हम दें या तुम दें, क्योंकि हक तो दोनों का बनता है, खुशी दोनों के लिए होगी। ऐसे ही मौज मार के तैयारी करो, नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, एंजॉय इन योर सेल्फ। ठीक है, फिर से मिलो शाम को कल, ऐसे ही बंदरबाजी करते हुए, ऐसे ही मौज काटते हुए। लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर।